नमस्कार, आपका बात पच्चीसी में स्वागत है। तो बात पच्चीसी में आज हम मिडल ईस्ट की यानी कि मध्य पूर्व की जो आज की स्थिति है उसकी बात कर लेते हैं। युद्ध तो जिस तरह का हो रहा है वो पिछले दिनों ही शुरू हुआ है, लेकिन उसकी भूमिका तो बहुत लंबे समय से बनती चली आई है। उसमें अगर जाएंगे तो बहुत ही दूर जाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी एक ये समझ लेते हैं कि जिस तरह से दुबई पे लगातार हमले हो रहे हैं और जो भी ऑयल रिच जो अनइमेजिन्ड सेंटर ऑफ लग्जरी है, जहाँ पे बिल्कुल शांति और सतही स्तर पे इतनी शांति रही है कि ऐसा माना जाता है जैसे भारत के बहुत सारे मित्र हैं। उन लोगों में से बहुत सारे लोग थे जो कि जिन्होंने दुबई में रहना पसंद किया, और उसके बहुत सारे कारण हैं। उनकी जो इच्छा है और जो भी उनके सामने विकल्प थे, उनको देखते हुए जो वो एक स्तर पे आ चुके थे कि उनका खुद का या कि उनके बच्चों का काम वहाँ चल रहा था बहुत अच्छी तरह से। तो 15 साल पहले वो लोग वहाँ शिफ्ट हुए और एक नई आशा और नए उत्साह के साथ में कि ये एक ऐसा टापू है जो सारे झंझटों से दूर है, नियम कायदे इतने अच्छे हैं और व्यापार के दुनिया भर के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक बड़ा हब बनता चला जा रहा है। और ये हो कहाँ रहा है, ये रेगिस्तान के मध्य में हो रहा है। और जहाँ की ऑयल संपदा, अगर उसकी दुबई की बात की जाए तो वो तो 2% भी उसकी आय जो है वो ऑयल से यानी कि तेल से, खनिज संपदा से नहीं आती है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल फाइनेंस है उसके कारण आती है, उसके जुड़े हुए व्यापार के कारण आती है, टूरिज्म के कारण आती है। और वहाँ पे निवास करते हैं 80,000 से ज़्यादा, एक छोटे से क्षेत्र में 80,000 से ज़्यादा करोड़पति। अब जिस क्षेत्र में 80-81,000 करोड़पति आके रहने लगे, तो उन करोड़पतियों की जो खर्चने की क्षमता है और उसके साथ में उनके काम के लिए जो इंटरनेशनल फाइनेंस है, इंटरनेशनल ट्रेड का एक हब बन चुका है, यानी कि फिर उनकी तो जो है वो आवश्यकताएं भी बड़ी भारी होंगी। वो बहुत ही महंगे घरों को खरीद सकते हैं और उन अपनी सेवा के लिए और अपनी कंपनियों की सेवा में बहुत सारे लोगों को ला सकते हैं। तो ये एक इस तरह का एक टापू बन गया जिसको कहते हैं कि अनइमेजिन, अकल्पनीय विलासिता और अकल्पनीय एक एक फंतासी का की स्थिति तक आ गई। और ये 15 साल पहले की करीब बात है। तो एक मित्र थे, वो वहाँ पे रह रहे थे और लगातार अपने फेसबुक पे इस तरह की अपने अनुभव साझा करते रहते थे कि देखो मैंने बहुत ही सही निर्णय लिया है। हम उस समय जो उनका निर्णय हो रहा था उस पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहे थे, कर रहे हैं। और ना जो आज की परिस्थिति है वो इसी तरह से रहने वाली है या कि बिगड़ने ही वाली है, उसमें कभी सुधार नहीं होगा। इस तरह की चीज़ सामने नहीं है। तो वो भी कहने का कोई मंतव्य नहीं है। सिर्फ इतना है कि ये जो एक अनरियलाइज्ड एक एक विलासिता भी बहुत सारे लोगों को चाहिए कि उनकी प्रॉस्पेरिटी एक तरह विलासिता है क्या? विलासिता एक जीवन यापन का तरीका है जिसमें उनको जो चाहिए होता है, जो भी लीगल, हम इलीगल की तो कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, कि वो सब उनको मुहैया है, चाहे खाने पीने की बात हो, चाहे रहन सहन हो। तो उस तपते रेगिस्तान में इतनी बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हुई हैं जिसमें भारत का भी बहुत बड़ा क्षेत्र है, कि बुर्ज खलीफा तो कहते हैं कि भाई भारत से ही लोहा गया है, उससे बनी हुई है। और वहाँ के जो है वो निर्माण में और वहाँ के अधिकतर निर्माण में भारतीयों का बड़ा हाथ है और इंटरनेशनल एजेंसियों का हाथ है।
तो अब उन उन जो हमारे मित्र थे, जिनकी 15 साल पहले की जो मैं टिप्पणी को आज उद्धृत करने का कारण ये है कि आज पूरी तरह से परिस्थिति बदल चुकी है। उस समय उन्होंने एक पोस्ट लगाई थी, उन्होंने कहा था ये सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। लगातार जो बनती हुई और जो स्थापित अट्टालिकाएँ थी उनकी उन्होंने फ़ोटो और दूसरे बाज़ार की फ़ोटो और जो भी कुछ वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी फ़ोटो लगा रहे थे। तो किसी एक मित्र ने, उन्हीं के मित्र ने जिनको मैं जानता नहीं था, उन्होंने कहा कि इट इज़ एन uncertain island of prosperity in a land ruled by conflict promoting chieftains, tribal chieftains and dictators। यानी कि पूरे क्षेत्र की हम बात करें, उस क्षेत्र की आज की जो परिस्थिति है, आज की परिस्थिति के युद्ध के 50 कारण हो सकते हैं। जो 2 कारण जो मैंने लिखने की बात कही है कि ये सिर्फ रिसोर्स की लड़ाई है, तो ये तो एक देखने का एक तरीका है। इसको देखने के तरीके में हमारे जो वामपंथी विद्वान हैं उनका बहुत बड़ा गहरा इस नैरेटिव को, इस कथानक को बनाने में है कि भाई अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप के लोग जो हैं वो लूट के ले जाएंगे सब कुछ। तो ऐसा पहले की परिस्थितियों में जो भी कुछ हुआ, जो कि इंग्लैंड से लोग आए, यानी कि वो तो एक समय था, वो कालखंड था जो हंटर गैदरर जो सभ्यता थी उसका एक एक्सटेंशन था। तो आज जो तेल जो है वो उसके पास है, मगरिब में या कि मिडल ईस्ट में। तो उसमें मुझे जर्मनी में एक पाकिस्तानी मित्र की कही हुई बात याद आती है कि उसने कहा कि मगरिब में जब से तेल आया है, सबका नहीं लेकिन अधिकतर जो इससे संपन्न हुए हैं उन लोगों के दिमाग पे एक पागलपन छा गया है। उस पागलपन के कई आयाम हैं। एक तो ये है कि उन्होंने हथियारों की खरीद फरोख्त भयंकर तरीके से शुरू की है। इस क्षेत्र की एक और वास्तविकता ये भी है कि इसमें जो ट्राइबल यानी कि कबीलों की लड़ाइयाँ लंबे समय से चली आ रही हैं, तो उनका का एक्सटेंशन लगातार हो रहा है। यानी कि युद्ध कितने चल रहे हैं। सीरिया का गृह युद्ध है, फिर लेबनान का युद्ध है, और फिर इज़राइल की स्थापना के बाद में लगातार उसके जो पड़ोसी हैं वो उसे समाप्त करने की लगातार कोशिश में कितने युद्ध कर चुके हैं। उसमें इजिप्ट भी शामिल है और उसमें कौन सा देश शामिल नहीं है। और इसीलिए जो 2 पूर्व के जो तानाशाह थे, सद्दाम हुसैन और लीबिया के गद्दाफ़ी, उन्होंने क्या किया अपनी वेल्थ का। जो उनकी धरती के नीचे जो सोना, हीरे, चांदी, मोती यानी कि ये जो मिनरल वेल्थ है, उस मिनरल वेल्थ की क्या वैल्यू होती, उसका क्या मूल्य होता अगर जो है कंबशन इंजन का आविष्कार नहीं होता। वो किसने किया? तो उसका आरंभ तो देखिए इंग्लैंड में हुआ। हम इंग्लैंड को कई बातों के लिए जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, लेकिन वो जो इनोवेशन हुआ वहाँ पे, इस औद्योगिक क्रांति मैं नहीं मानता, क्योंकि क्रांति तो रातों रात सत्ता परिवर्तन करने से ही में ही निहित है और उसी से परिभाषित है। ये क्रमिक विकास था। तो उस क्रमिक विकास में जब कंबस्शन इंजन बन गए तब तेल की आवश्यकता शुरू हुई, और 1900 के आसपास और उसके बाद में तेल की खोज आरंभ हुई। फिर उसको रिफाइन करना, उसको स्टोर करना और उसको दुनिया भर में बेचना, ये एक पूरा तंत्र है। तो उस तंत्र में एक बैलेंस आवश्यक है। ये बात ठीक है कि उसमें, क्योंकि जिनके पास वाणिज्य शक्ति, जिनके पास धन की शक्ति होती है, वो उसको कंट्रोल करते हैं, कि जिनके पास में मसल पावर या रीजनल पावर होती है वो भी उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो ये कुल मिला के बात ये है कि हमें ये जो तेल था किसका, ये है किसका। ये ठीक है कि दुबई और बहुत सारे जो छोटे छोटे देश हैं उन्होंने उन कन्फ्लिक्ट के रास्ते को छोड़ करके एक कमर्शियल कैपिटल
टूरिज्म के हिसाब से या कि वर्ल्ड ट्रेड के हिसाब से उन्होंने स्थापित करने की कोशिश की, और जिसमें दुबई जो है वो आज प्रमुख स्थान ले चुका है। दूसरे भी और हैं, लेकिन आज जहाँ वहाँ लगातार बम की वर्षा हो रही है, लोग जो है वो बेसमेंट में छुपने के लिए विवश हैं, और करें क्या। तो इस परिस्थिति को आज से 5 साल पहले, क्या आज से 1 साल पहले भी कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी। तो यहीं हम 15 साल पहले ही उस फेसबुक की बातचीत पर लौटते हैं। तो उन महाशय ने, उन मित्र ने मुझे फ़ोन किया कि तुम क्या करते हो, इस आदमी ने ऐसा ऊटपटांग सा कमेंट किया है, आपने उसको लाइक क्यों कर दिया। तो मैंने यही उनको समझाने का प्रयास किया। मैंने कहा देखिए, आपका उत्साह, आपकी प्रसन्नता उसमें है, आप एक ऐसी विशिष्ट जगह पहुंच गए हैं जहां पे अरबपतियों का राज है, और उनके अरबपतियों के लिए फिर इंटरनेशनल ट्रेड और फाइनेंस के उसमें आप गए हैं, आपके संतान है, आपके पुत्र उसमें काम कर रहे हैं, वो एक बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन इसमें जो इनहेरेंट, जो आधारभूत इस क्षेत्र की जो कन्फ्लिक्ट की राजनीति और वास्तविकता है, उससे आप इनकार नहीं कर सकते। क्योंकि ये जो तेल के आधारित जो पावर है, और उसका जो एक वर्स्ट किस्म का एक्सप्लॉयटेशन है कि हम तेल का इस्तेमाल करके आज ईरान का मुख्य लड़ाई क्यों कर रहा है। कम से कम 47 की बात करें, 47 साल से वहाँ पे एक कट्टर मुल्लाओं का राज चल रहा है। तो क्या वो ईरान की जनता को, जहाँ पे ईरान की सभ्यता की और जनता की बातें की जाती है, तो क्या वो उनको उनका प्रतिनिधित्व करते हैं? नहीं करते। लेकिन हमारे भारत में, प्रजातांत्रिक देश में, एक बहुत ही कट्टर जो है वो अंधविश्वासों के चलते और उनके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपने पूरे संसाधनों का उपयोग करते हुए एक जो तंत्र है उसकी बड़ाई की जा रही है, उसकी जीत की कामना की जा रही है। रोज़ वीडियो बनाए जा रहे हैं, बहुत सारे अखबारों में भी इस तरह की खबरें छप रही हैं। होगा क्या, इसके बारे में क्रिस्टल गेजिंग तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो एक क्षेत्र है, वहाँ उनकी लिमिटेड है। लेकिन आप ये देखिए कि 50-50 नीचे जा कर के एक एक जिद है कि हमें एक अणु बम बनाना है, एटम बम बनाना है। एटम बम बना के आपको बनाना करना क्या है? इतने सारे रॉकेट लॉन्चर बना के आपको करना क्या है? कि आपको एक पर्टिकुलर जो है वो तबके की विजय चाहिए इस क्षेत्र में, और फिर वो ही तबका पूरे विश्व में राज करे। इसकी भी कुछ धारणाएं हैं, अवधारणाएं हैं। और उसके बाद में एक देश है इजराइल, उसको बम डाल के समाप्त करना है। यानी कि कितने रिसोर्सेज, हम सिर्फ ईरान की बात करें तो उन्होंने इसमें खपा दिए हैं। और इजराइल तो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। उसने इनके जो बम बनाने की प्रक्रिया है ईरान की, उसको जगह जगह से नुकसान पहुंचाने की, उसको देरी करने की, उसको थामने का प्रयास किया है, और अमेरिका भी उसके साथ रहा है। और इस युद्ध की शुरुआत इजराइल में इस गणना के हिसाब से की है। इन गणनाओं में करने में और अंतर्राष्ट्रीय जासूसी में इजरायली लोगों का उनकी कोई बराबरी नहीं है। अब उनके पास ये खबर है कि ईरान अब बम बनाने के बिल्कुल नज़दीक है, यानी कि इजराइल के पास में अपने अस्तित्व को बचाने के अब कोई बहुत अधिक ऑप्शन, बहुत अधिक विकल्प बचे नहीं हैं। और इसीलिए उन्होंने अमेरिका से, और ट्रंप साहब एक अलग तरह से अपनी नीति निर्धारण करने आए हैं, और अमेरिका का जो दबदबा है, उनकी जो सैन्य ताकत है वो तो है, उससे आप तो इनकार नहीं कर सकते। तो ये एक युद्ध शुरू हो चुका है, लेकिन इस युद्ध को बढ़ा दिया है ईरान ने। क्योंकि भाई जहाँ भी ये जो मिडिल ईस्ट के हैं देश हैं, कतार वगैरह, सऊदी अरेबिया और दुबई, सब जगह, क्योंकि इनको मानते हैं कि ये भाड़े के टट्टू हैं अमेरिका के। तो एंटी अमेरिकनिज्म एक इसकी कोर वजह है। उसके कारणों में जाने से तो बात बहुत लंबी हो जाएगी, उसको कभी बाद में करेंगे। बात यह है कि एक फ्रेजाइल आइलैंड ऑफ प्रॉस्पेरिटी है, उसके चारों तरफ कुछ इस तरह का वातावरण, उस तरह की मानसिकता रही है कि लड़ाइयाँ लगातार चल रही हैं। और आज वो लड़ाइयाँ जो पीछे छुपी हुई थी, यहाँ की दूर थी,
आज से 1 साल पहले या 1 महीने पहले कोई नहीं सोच सकता था तो इस तरह से बम वर्षा होगी दुबई में, लेकिन आज की परिस्थिति ये है कि वो हो रही है। तो हम तो यही चाहते हैं कि ये युद्ध हो, वो समाप्त हो, और बल्कि जो युद्ध के कारण हैं यानी कि एक मानसिकता है उसमें भी एक कोई बैलेंस आए। उसके लिए क्या होगा? उसके लिए ईरान के लोगों को ही कुछ करना पड़ेगा। बाहर से वो कहते हैं कि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि इस रिजीम को बदल दिया जाए, लेकिन बाहर से बदली हुई रिजीम किस तरह से होगी, क्या करेगी? तो उस परिप्रेक्ष्य में बहुत सारी आकलन किए जा सकते हैं, लेकिन मुख्य आकलन इसमें ये भी है कि बहुत सारे जो कि सही कारणों से दुबई में गए थे, उस क्षेत्र में गए थे, आज वो एक दुविधा की एक संघर्ष की स्थिति में उसमें फंस गए हैं। तो हम तो यही चाहते हैं, सभी लोग ये मानते हैं कि इस समस्या का छुटकारा जल्दी हो, लेकिन ये एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है। दूसरी बात ये है कि ये पोटेंशियल ईरानियन रिसोर्सेज जो ये $27 ट्रिलियन के हैं, तो इसको कोई बाहर वाला कैसे ले जाएगा? यानी कि उस रिसोर्सेज का, अब जैसे तेल है कि तेल में अमीर कौन लोग बने हैं? अगर कोई लूट के ले जाता तो यहाँ के लोग तो अमीर नहीं बनते। अब ये बात अलग है कि उनके शासकों ने जो उनकी जनता का धन था जिसको वो रिप्रेजेंट करते थे, प्रतिनिधित्व करते थे, ऐसा माना जा सकता है, लेकिन उन्होंने अपनी सन की आदतों के कारण उसको हथियार खरीदने में, हथियार बनाने में और एटम बम बना करके एक देश इजराइल को, जो कि एक अकेला प्रजातांत्रिक देश है इस पूरे क्षेत्र में असली मामले में, उसको नष्ट करने की लगातार मतलब इसकी घोषणाएं होती रही है। ईरान तो कहता भी रहा है कि उसको समाप्त कर देगा, उसको रहने का अस्तित्व इसका होना ही नहीं चाहिए, उनको रहने का कोई वो नहीं है, कोई अधिकार ही नहीं है। ये खुली वो बात करते रहे हैं। तो हमें आशा है कि कुछ बिंदु को, कुछ पॉइंट को हमने इस जो ओएसिस ऑफ प्रॉस्पेरिटी है, फ्रेजाइल आइलैंड ऑफ लग्जरी है, और उसके चारों तरफ जो एक अंतर्निहित है, एक लंबे समय से जो संघर्षों की मानसिकता है और सब कुछ तलवार के सहारे उसको उसका निर्णय करने की जो एक आदत है, उससे ये क्षेत्र जल्दी ही बाहर निकले। ये जो लड़ाई चल रही है इसका पटाक्षेप हो, बल्कि उन कारणों का भी पटाक्षेप हो। दूसरी बात है कि कोई भी फ्री ट्रेड नहीं है आज की तारीख में, कोई लूट ले नहीं सकता, लेकिन ये बात है कि कोई दूसरा तुमको लूट लेगा ये कहना, और ये कह करके किसी व्यक्ति को डराना, और सिर्फ एक ही व्यक्ति को, पूरे समाज को, देशों को डराना, ये बहुत ही आसान है। ये कुछ होता रहा है लंबे समय से। तो हमें आशा है कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।